Good morning, class. In last class, we studied about first and second order reaction in integrated form. तो कुछ रेट लो की अदर फॉर्म्स भी हैं यहाँ पर, जैसे ये फर्स्ट ई की वैल्यू जो अपने फर्स्ट ऑर्डर से निकाली थी। फर्स्ट ऑर्डर की एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आती है, जहाँ पे हम लोग ए माइनस लॉग ई ए नोट माइनस के टी से यूज़ करके इसको एक्सपोनेंशियल पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब लॉग 1 में चला जाता है तो वो ई की पावर में कन्वर्ट हो जाता है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाती है। ये फर्स्ट ऑर्डर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती ही नहीं है। और ये इसका ग्राफ है, ठीक है। कुछ अदर फॉर्म में भी इसके ग्राफ्स आते हैं कि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में डिफरेंट तरीके से ग्राफ दे देते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा ग्राफ किस ऑर्डर का है। तो ज़ीरो ऑर्डर का जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सिंपल ग्राफ है, बट फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंट काइनेटिक्स आती हैं। जैसे ये फर्स्ट ये आप लोग पढ़ चुके हो कि रेट और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में है, स्लोप ये है। फिर सेकेंड ये रेट और टाइम के बीच में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये ग्राफ आपने अभी पढ़ा था जब आप इंटीग्रेटेड लो कर रहे थे, लॉग ए टाइम टी स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू माइनस के 2.303। यहाँ ये इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही होती है विद टाइम। ये स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू माइनस के, जब थीटा की वैल्यू यहाँ पर हो। कई बार इसमें स्लोप पूछ लेते हैं, वैल्यूज़ पूछ लेते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट ग्राफ्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंडीशन आ जाती हैं। और ये सारे के सारे ग्राफ जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हैं। नाउ नेक्स्ट ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ग्राफ है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आपको एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई पे क्या है वो याद रखना है। एक्स पे नॉर्मली हमेशा हम टाइम ही यूज़ करते हैं, और स्लोप की फॉर्मेशन क्या दे रहा है ये याद रखना है। ये हमारा ग्राफ है हाफ लाइफ के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू यूज़ ही नहीं करता, ये स्ट्रेट लाइन शो करता है। इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ के बीच में हमारा फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। और यही अगर हाफ लाइफ का ग्राफ हमें ज़ीरो ऑर्डर में चेक करना हो तो ये ज़ीरो ऑर्डर में है, क्योंकि इस पर इनिशियल कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है। तो ये ग्राफ इस तरीके से। नाउ यहाँ पे ये एक और ग्राफ दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में, और इसका स्लोप कुछ इस तरीके से। तो आपको स्लोप लाइन रखना है, एक्स एक्सिस पे क्या शो हो रहा है, वाई एक्सिस पे क्या शो हो रहा है, ये रखना है। अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है कि द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट फॉर 20% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 30 मिनट टाइम लेती है 20% डिकम्पोज होने में, तो हमें टी हाफ कैलकुलेट करना है। टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइड के, तो उसके लिए हमें पहले के चाहिए। के यहाँ पर है नहीं, तो हम पहले के फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले से। 2.303 डिवाइड 30 इज इक्वल टू लॉग 100/100 माइनस 20। यहाँ पे 100 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80 को 100 से डिवाइड करोगे वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसकी लॉग की वैल्यू, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी लॉग की वैल्यू पुट कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे। फाइनल आंसर हमारा के का मिल जाएगा। के की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, दोनों को डिवाइड करके हमें नॉर्मल फॉर्मेशन मिल जाएगी 93.65 मिनट। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीट इन 20 मिनट, कि 20% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 20 मिनट लगते हैं, तो कितना टाइम लगेगा 80% कंप्लीट होने में। तो इसमें दो केस बन रहे हैं। फर्स्ट केस है आपका 20% का, सेकंड केस है आपका 80% का। फॉर्मूला वही फर्स्ट ऑर्डर का, k इज इक्वल टू 2.03 डिवाइड टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। a माइनस एक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे a हम हमेशा 100% मानते हैं, और a माइनस एक्स इसलिए कि जितना परसेंट वो माइनस करने को बोल रहा है 100 माइनस 20 यानी कि 80। आप नॉर्मल वैल्यूज़ में लेना चाह रहे हो तो 0.8 भी ले सकते हो, अदरवाइज आप 80 भी ले सकते हो। दोनों को डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी वो लॉग की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लेंगे। अब सेकेंड केस में हमें 80% पे टाइम निकालना है। फर्स्ट केस में हमें टाइम गिवन था, सेकंड में हमें टाइम निकालना है। तो जो ऊपर वाली के की वैल्यू है उठा के हम सेकंड केस में पुट कर देंगे, तो के की वैल्यू यहाँ आ गई, टी इधर चला जाएगा, के की वैल्यू नीचे आएगी, और सॉल्व करके ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आते हैं। नाउ ये ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर की यूनिट्स हैं। फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर तीनों की एसआई यूनिट स्लोप ऑफ द ग्राफ
और ग्राफ की कंसंट्रेशन क्या है और किस तरीके से ग्राफ बनाया जा रहा है, ये लर्न रखना है क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे। अब फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन के अकॉर्डिंग एक डिफरेंट फार्मूला शो करती है क्या, कि मान लिया हमने रिएक्टेंट हमारे पास ए है और प्रोडक्ट हमारे पास बी प्लस सी बन रहा है, और हमने इनिशियल प्रेशर मान लिया पी आई फॉर ए और टोटल प्रेशर मान लिया हमने पी टी, तो पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी हो जाएगा। अब हमारे पास गैसियस फेज है तो ये वैल्यूज होंगी। टी इज इक्वल टू 0 के केस में प्रेशर क्या था, इनिशियल पी आई और प्रोडक्ट में 0, और टाइम टी के टाइम पी आई माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस कर देंगे जैसे हम इक्विलिब्रियम में करते थे। फिर हमें टोटल प्रेशर निकालना, तो तीनों का सम करके वैल्यूज मिल जाएगी हमें ये। अगर हमें पी ए निकालना है तो पी आई माइनस एक्स होगा, ठीक है, तो वैल्यू पुट करके हमारे फॉर्मेशन ये आ जाएगी। फिर जो हमने फॉर्मूला इंडिकेट किया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, k इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ए नॉट यूज़ कर देते हैं, उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारा गैसियस फेज का फॉर्मूला है, ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर गैसियस फेज, किसी और फेज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। It has been found that for a chemical reaction with rise in temperature by 10 degree, the rate constant is nearly double। कि अगर केमिकल रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो जो रेट कांस्टेंट है वो लगभग डबल हो जाता है। दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये जो इफेक्ट है ये नॉर्मली हमें कोफिशिएंट की टर्म में एक्सप्रेस करना होता है, जैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री डिवाइड रेट कांस्टेंट एट 10 टी डिग्री इज इक्वल टू, वो 2 भी हो सकता है या फिर 3 भी हो सकता है ना। उसमें छोटे छोटे एक दो डेफिनेशंस और हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इट इज़ डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। कोलिजन का नॉर्मली मीनिंग होता है कि जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से मिलते हैं तो वो कोलाइड करके एनर्जी क्रिएट करते हैं हायर पावर की। तो यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात करें कि वो कितनी टाइम में वो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे। इट इज़ डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट टाइम। Now effective collisions which lead to the formation of product molecule are called effective collision। यानी कि जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं उसके बाद वो जो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, कितना पावरफुल है, उसमें कितनी एनर्जी है, ये सारी चीज़ें बताती है इफेक्टिव कोलिजन। तो ये सारे डेफिनेशन आप लोगों को लर्न करनी है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है कि ये बताता है कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो उस केस में जो रेट कांस्टेंट है वो नियरली डबल हो जाएगा, और उसको एक्सप्रेस करते हैं हम एज अ कोफिशिएंट लाइक दिस। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताती है कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, मिक्स होते हैं, तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ कितने यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, ये इफेक्ट करता है। इफेक्टिव कोलिजन हमें ये बताता है कि वो जो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करके नई प्रोडक्ट बना रहे हैं, नई एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, वो नई एनर्जी क्या इफेक्ट कर रही है रिएक्शन पे, ये बताता है इफेक्टिव कोलिजन। नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।